तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे हमको देखिए, अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है, ठीक है ना। कक्षा 10 हिंदी की बात करेंगे, 2022 पेपर के सेट 2 की बात करेंगे, 801 AB, क्या 801 AB, ठीक है ना। तो चलिए इसका पूरा सोल्यूशन अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी सारी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और आपको देखिए कॉपी को कैसे लिखना है वो सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपके लिए मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्या दिया था, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। मतलब जो शुरू के आपके लिए 15 मिनट मिलेंगे ना, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट इसमें मिलेगा। सेट आपका ये है 801 AB, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आपका ये मॉडल पेपर है और यहाँ पर देखिए इस कॉपी में कैसे लिखना है आपको। अगर आप जिससे जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कथन है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा नंबर, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये आपको करना है। और मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। कौन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखे। जैसे इसमें आ गया चंद्रगुप्त, ये किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। जो कलम का सिपाही है किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो किसका है, प्रेमचंद्र जी का है। किसका है, प्रेमचंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक एकांकी लेखक का नाम, क्या करना है यहाँ पर, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है ना। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए पहला नंबर क्या है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की आपको 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। पहला हमारा क्या है, सौंदर्य वर्णन, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है ना। तो 2 आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है ना। रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। किसकी, रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा रीत या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, ठीक है ना। तो ये रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। कोई एक प्रगतिवादी कवि का नाम आपको लिखना है, तो लिख दिए रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। 3 के नंबर की बात करेंगे, 3 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 3 के क की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 के क की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ख नंबर हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो इसको भी आप समझेंगे, इसको भी आप समझेंगे। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। पहाड़ को काटकर पहले उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए।
जहाँ खम्भों पर हमारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सीरस दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, आपसे ये पूछेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो चलिए इसका हम पहले क्या करते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। ठीक है ना, संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्य अवतरण आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से लिया गया है, उद्धृत है। ठीक है ना, आपको ये लिखना है। अगला देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो इसमें क्या है कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया में ही बसा दी गई। ठीक है ना, इसका आपको बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों, क्या कह रहा है, गुफा की भीतरी दीवारों, ठीक है ना, और भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ कर चिकना बना लिया गया। क्या कर दिया गया, विधिवत रगड़ कर क्या कर लिया गया, चिकना बना लिया गया। ठीक, और क्या कह रहा है कि चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिसको देखकर मानो ऐसा लगता है मानो चित्र की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, पहाड़ों को किस प्रकार से जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। क्या दिया गया, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। दीवारों, छतों और खम्भों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। चित्रों में रंग भर गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ठीक है ना, 4 नंबर की बात करेंगे। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल आसीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जीवन मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है ना, तो ये आपके लिए है। तो चलिए इसका हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से पहले क्या पूछ रहा है, प्रसंग आपको लिखना होगा। ठीक है ना, तो प्रसंग लिख करके आपको इसका काव्यगत सौंदर्य या व्याख्या करनी है। ठीक है ना, तो कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। क्या माना है, अब देखिए कवि ने क्या माना है, त्याग और बलिदान को ही क्या माना है, आवश्यक प्रेम को, ध्यान दीजिएगा, बलिदान को ही क्या माना है, सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, अलंकार करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक है ना। जीवन परिचय की बात करेंगे। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था।
प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई की शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां, किंतु तीनों की पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, ठीक है ना। इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने कितनी शादियां की? 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर से अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं में स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी रचना एक घूंट, ठीक है ना, झरना, ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो हम सूरदास का जीवन परिचय आपको लिखकर बताते हैं। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा में मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे, मतलब जन्म से क्या थे, या अंधे थे? नहीं, इस संबंध में अनेक मत थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य ने पुत्र विट्ठलनाथ से अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में लगभग हुई। इनकी रचना सूरसागर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, बंधन मरणम, ठीक है ना, ये आपके लिए है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बंधम मरणम वापि जियो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ठीक है ना। इसका आपको करना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत के वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ प्रसंग देखेंगे। इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को वीरता कहते हैं, ठीक है ना। तो 7 की बात करेंगे, प्रश्न 7 की। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रम अस्ति? तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति, ठीक है ना। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्? तो पुरुराज अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्, ठीक है ना। करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा 100 उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से समन्वय करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश आंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है ना। उपमा अलंकार की बात करेंगे। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा
तथा उदाहरण आपको देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण पर तो देखेंगे, सुहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतव परियो प्रभात। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। सोठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। रोला क्या होता है? यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 यानी 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, तो आपको लिख देना है। ठीक, चलिए निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल के एक एक शब्द बनाइए। अनु का अनुवाद, परि का परिमाण, अभि का अभिलाषा। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई में पढ़ाई, पन में बचपन। ठीक है ना, आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य छंद द्वंद्व समास। नवरत्न, नवरत्नों का समूह द्विगु समास। ठीक, जहाँ संख्याओं का हो। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। कुआं का कूप, दूध का दुग्ध। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अग्नि, आग और पावक। ठीक, पक्षी, खग और नभचर। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। प्रत्येक, प्रतिधन एका प्रत्येक यानी कि यण संधि आपका होगा। पितृधन आज्ञा प्रत्याज्ञा यानी कि यण संधि आपका होगा। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित शब्दों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। मधु, मधुनाम, फल, फलनाम। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठतम, पठान लोट लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किन 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी सुखी हों, सर्वे सुखिनः भवन्तु। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो निबंध देश प्रेम पर आपको निबंध लिखना है, जैसे इसमें प्रस्तावना दे दिया है। ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है जानी जो। देखिए प्रस्तावना लिखेंगे, देश प्रेम की स्वाभाविकता आपको लिख देनी है। ठीक, देश प्रेम का अर्थ। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है पूरी चीज़। और देश प्रेम का क्षेत्र, देश के प्रति कर्तव्य। ठीक है ना, भारतीयों का देश प्रेम। ठीक है ना, और 12 नंबर लास्ट नंबर में क्या आता है कि अपनी देखिए प्रथित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर इनके नायक का चित्रण लिखिए। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको किसी एक को करना है। आपको कोई एक याद कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूरा मॉडल पेपर था जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।